प्रिय दर्शकों नमस्कार। एक बार फिर से उपस्थित हूं आप सबके सामने विश्लेषण जन्म कुंडली का इस कार्यक्रम के अंतर्गत। आज जो मेरे पास कुंडली आई है ये कुंडली है चांपा छत्तीसगढ़ से। शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। कहीं नहीं जाना है, बिल्कुल बन के रहिएगा। जैसे कि मेरे नियमित दर्शक आप हैं और जानते हैं कि मैं कुंडली विश्लेषण में पंचांग को कितना महत्वपूर्ण मानता हूं और ये सच में होते भी हैं। तिथि, वार, नक्षत्र, योग और करण में एक भी चीज को अगर आपने कुंडली विश्लेषण से मिस किया तो कुंडली विश्लेषण में से फल कथन उल्टा का पलटा हो जाता है। इसका अर्थ है कि हमारा जन्म जब भी होता है उस समय तिथि क्या थी, नक्षत्र कौन से घूम रहे थे, किस नक्षत्र में चंद्रमा उस समय भोग रहे थे, और दूसरा कि योग कैसा बना था। चंद्रमा शुभ ग्रह थे या पाप ग्रह थे, ये बहुत ही समझना जरूरी होता है। शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे, इनका जन्म होता है आषाढ़ और ज्येष्ठ माह में। इसका प्रतिफल सामान्यतया जो भी जातक आषाढ़ और ज्येष्ठ माह में यानी कि ग्रीष्म ऋतु में जन्मे होते हैं उनको एक बड़ा सरल तरीके से आप ये बात कह सकते हैं कि उस व्यक्ति में गर्माहट है, लेकिन वो अपने आप को बहुत संतुलित करने में सफल होता है इस मामले में कि मुझे कहाँ क्रोध करना है और कहाँ नहीं करना है। ऐसे लोग जिनका जन्म ज्येष्ठ माह और आषाढ़ माह में होता है उनके पास ये क्षमता होती है कि वो अपने क्रोध का शमन कर देते हैं या क्रोध पे नियंत्रण काफ़ी हद तक वो बाकी के जो ऋतु होती है, बाकी के जो मौसम हैं, बाकी की जो जन्म माह हैं उनमें से ज्येष्ठ माह वालों में ये बात देखने को मिलती है कि वो क्रोध का बहुत अच्छे तरीके से नियोजन करते हैं। मतलब कहने का अर्थ है कि वो अपनी ऊर्जा को सही जगह पे अगर लगा लेंगे तो उनके अंदर ये क्षमता है कि वो धनवान, लखपति, करोड़पति, अरबपति आदि बन सकते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है। पर होता क्या है कि हम अपनी ऊर्जा का गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं, हम अपनी जवानी का गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं, हम अपने बुढ़ापे का गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं। कई बार तो हमें बहुत अच्छे तरीके से पता ही नहीं होता है कि वस्तुतः जीवन का वास्तविक अर्थ क्या है। एक वक्त तक आप खूब अच्छा धन कमाते हैं, बाद में चल करके वो आपके लिए बड़ा सामान्य सा हो जाता है। एक वक्त पे आने के बाद हमें ये बात पता चलती है कि परमात्मा हमारे लिए भगवान का याद करना, उनके साथ संबंध बनाना कितना आवश्यक होता है। कई बार ये चीज़ें भगवत भक्त लोगों को बहुत पहले ही पता चल जाती हैं, पर सामान्यतया कलयुगी प्रभावों में ये चीज़ देखने को कम मिलती है कि आप बहुत बाद में चल करके आपको पता चलता है कि नहीं, जब नुकसान होता है, दुनिया आपको त्याग देती है या दुनिया से जब मोह भंग हो जाता है तब आपको पता चलता है कि नहीं, धन उतना ही महत्वपूर्ण है जितना की आवश्यकता की चीज़ें। बाद बाकी तो फिर परमात्मा से संबंध, ईश्वर को समझना, भगवान की भक्ति, दान पुण्य, पूजा पाठ, होम मंत्र जप आदि आदि चीज़ें ये बहुत मायने रखती हैं जी। तो उत्तरायण में जन्मे होने से जितने भी शुभ ग्रह हैं वो, जिसमें सूर्य को छोड़ करके बुध, गुरु, चंद्रमा और शुक्र, ये सारे ग्रह बलवान हो जाते हैं और इनका प्रभाव बली हो जाता है। आगे बढ़ के बात करेंगे ग्रीष्म ऋतु के प्रभाव में। मैंने आपको बताया कि जो लोग ग्रीष्म ऋतु में जन्मे होते हैं उनमें क्रोध का नियंत्रण करना बहुत सामान्यतया बाकी के लोगों से अच्छा होता है। शुक्रवार को इनका जन्म होता है, इन्हें यानी कि वार के अधिपति वारेस हो गए शुक्र और वो बलवान होके बैठे हैं, मंगल से दृष्ट हैं और बुध के साथ शुक्र का प्रभाव, राहु बुध शुक्र तीनों एक साथ बैठे हैं। इसका प्रभाव मैं आपको आगे बताऊंगा, पर इसके कुछ नेगेटिव प्रभाव यहाँ पे मैं आपको यही बता दूं कि यहाँ पे व्यक्ति को पिता का धन, पिता का कारोबार या पिता की संपत्ति को वो बढ़ाना नहीं चाहता। वो जब तक अपनी संपत्ति कमाएगा नहीं तब तक उसको किसी भी दूसरी संपत्ति से उतना मोह नहीं होता। सामान्यतया कहने का अर्थ यहाँ ये होगा कि व्यक्ति अपने पराक्रम पे विश्वास ज़्यादा करता है, अपने धन से उसे मोह ज़्यादा होती है। वो कई बार दूसरों के धन से उतना मोह नहीं रखता, या ये कह सकते हैं कि जो इंटेंशन उसका अपने धन को लेकर के होता है, जो वो दृष्टिकोण अपने कमाए हुए धन के प्रति उदारता से खर्च करने का रखता है, वो दृष्टिकोण अपने भाई, अपने पिता, अपने बड़े पिता या अपने पैतृक संपत्ति को लेकर के वो विचार उसके दिमाग में नहीं आते हैं। ऐसा क्यों है? क्योंकि बुध और शुक्र दोनों लग्न को देख रहे हैं जो व्यक्ति को व्यावसायिक नेचर देते हैं। मैंने इस पर भी एक कार्यक्रम बनाया था जिसमें बात कही थी कि बुध जब लग्न को देख लेते हैं या बुध जब लग्न को देख रहे होते हैं तो व्यक्ति सामान्यतया व्यापारिक नेचर का होता है, और शुक्र जब लग्न को देखते हैं तो व्यक्ति ब्राह्मण नेचर का होता है। मतलब वो अपने धर्म के साथ व्यापार करेगा, पर वो अपने धर्म से अपने धन में उसकी दिलचस्पी ज़्यादा होगी, थोड़े से कम दिलचस्पी के मामले में उसको अपने पैतृक संपत्ति को बचाते हुए देखा जाता है। मतलब जितनी कोशिश वो अपने पैतृक धन, अपनी संपत्ति को बचाने की करेगा, उतनी कोशिश वो अपने पैतृक संपत्ति को बचाने की नहीं करेगा। सामान्य बात है।
कृष्ण पक्ष में जन्म हुआ है, इस वजह से व्यक्ति की वाणी कठोर और जल्दबाजपन की प्रवृत्ति, बचकानी हरकतें, और कृष्ण पक्ष के सप्तमी तिथि के चंद्रमा शुभग्रह होते हैं। कृष्ण पक्ष के सप्तमी तिथि के चंद्रमा शुभग्रह होंगे, इस वजह से, हालांकि यहाँ पे मैं जो बात यहीं पे एक बात और जोड़ दूं कि ये व्यापार का भाव होता है, इस भाव पे मंगल की दृष्टि है, लग्न के अधिपति के चतुर्थ भाव में चंद्रमा जैसे ग्रह के साथ बैठना, बुध व्यापारिक नेचर के ग्रह होते हैं, चंद्रमा से केंद्र में बैठे हैं, शुक्र स्वग्रही व्यापार भाव का अधिपति, दशम स्थान के अधिपति सूर्य जन्म कुंडली में शनि के साथ बैठे हैं, जो इस कुंडली के लिए, जो वृश्चिक लग्न की कुंडली है, इसमें मंगल, सूर्य, चंद्रमा और गुरु, ये चार ग्रह बड़े ही महत्वपूर्ण और अच्छे हो जाते हैं। तो यहाँ पे व्यक्ति कई बार स्वतंत्र व्यवसाय करते हुए देखा जाता है, और वो स्वतंत्र व्यवसाय करता हुआ ही लखपति, करोड़पति, अरबपति, चाहे जितना बनना चाहता है वो बनेगा। और ये स्वतंत्र व्यवसाय का ही भाव होता है, ये साइड बिजनेस का भाव होता है। कभी कभी कुछ ग्रंथों में इसे साइड बिजनेस का और यहाँ से स्वतंत्र व्यवसाय, कभी कभी यहाँ से साइड बिजनेस का और इसे स्वतंत्र व्यवसाय का विचार किया जाता है। आप दोनों में से कुछ भी समझ सकते हैं, पर मेरे हिसाब से ये पूर्णतया व्यापार का योग है और ये साइड बिजनेस का योग है। कुछ कुंडलियों में मैंने इसे स्वतंत्र व्यवसाय भी कहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है और इसमें कंफ्यूज होने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जब कभी भी आपको व्यापार देखना होगा तो इन दोनों भावों को देखना होगा। क्लियर है? तो यहां मैंने बात कही कि व्यक्ति स्वतंत्र व्यवसाय करता है और नौकरी प्रायः कम करते देखे गए हैं लोग, या नौकरी ऐसे लोगों को कम मिलती है। बहुत रेयरली 5 से 10% ऐसे लोग जिनकी कुंडली में बुध और शुक्र सप्तम भाव में राहु के साथ बैठे हों, वो नौकरी करते देखे गए हैं, पर ज़्यादातर लोग व्यापार ही करते हैं और व्यापार ही से उनको सफलता भी मिलती है। व्यापार ही उनकी इच्छाओं की पूर्ति करने वाला होता है। और इतना ही नहीं, यहाँ ये व्यापार की बहुत अच्छी समझ भी रखते हैं, बहुत छोटी उम्र से ही इनको व्यापार की एक तरीके से जानकारी या फिर दिलचस्पी हो जाती है। पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में इनका जन्म होता है। प्रीति योग, अपने से बड़ी उम्र की महिलाओं के संपर्क में जाना, अपने से बड़ी उम्र की महिलाओं से प्रेम कर बैठना, या विवाह होने के बाद भी कई बार विवाहेतर संबंध में जाना, ये सब चीज़ें राहु, शुक्र, मंगल और शुक्र, चंद्रमा और बुध के कारण होंगी। क्यों? क्योंकि राहु के ऊपर शुक्र का प्रभाव है, शुक्र के ऊपर राहु का प्रभाव है, बुध के ऊपर चंद्रमा का प्रभाव है, बुध और शुक्र दोनों के ऊपर मंगल का प्रभाव है। चंद्रमा और बुध दोनों एक दूसरे से केंद्र में बैठे हैं, चंद्रमा और राहु एक दूसरे से केंद्र में बैठे हैं। साथ ही साथ सूर्य जो दशम भाव के अधिपति है, जो व्यक्ति को प्रतिनिधित्व करने का मौका देते हैं, एकदम रिजिड माइंडसेट का बनाते हैं, वो जन्म कुंडली के दशम स्थान के स्वामी होकर के अष्टम भाव में एक तरीके से थोड़े से डल नेचर का बना रहे हैं, या फिर ये कह सकते हैं कि वहाँ पे व्यक्ति अपने सिद्धांतों से समझौता करते हुए भी देखा जाता है। ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसके ठीक पीछे राहु और शुक्र बैठ करके दशम स्थान के प्रभावों में व्यय दे रहे हैं। तो जब कभी भी आप अपने नेचर को या अपने व्यक्तित्व को या अपने आचरण पे कोई भी प्रश्न चिन्ह वाली हरकत करेंगे, तो आपको सबसे ज़्यादा नुकसान आपकी पत्नी, अपनी माता और आपकी दिनचर्या पे होगा। इसका अर्थ होगा कि हो सकता है कि प्रीति योग में जन्मे होने से व्यक्ति अपने से बड़ी उम्र की महिलाओं में जाएगा या संपर्क साधेगा या बनाएगा, तो ऐसा करने से तुरंत उसका अपना दाम्पत्य प्रभावित होगा, उसका अपना रूटीन प्रभावित होगा, उसका अपना व्यापार प्रभावित होगा। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ? क्योंकि मैंने इस पे एक कार्यक्रम बनाया था कि लग्न के स्वामी का संबंध जब सप्तम भाव के स्वामी से हो जाता है, या लग्न के स्वामी जब जन्म कुंडली के सप्तम भाव में बैठ जाते हों, या सप्तम भाव के स्वामी जब लग्न में बैठ जाते हों, या लग्न के स्वामी किसी भी तरीके से सप्तम भाव को देख लेते हों, तो व्यक्ति विवाहेतर संबंध में जाता है। ऐसा बच के रहना चाहिए। पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में जन्मे होने से इसके जो स्वामी देवता हैं वो अजैकपाद नाम के देवता हैं। ऐसे लोगों को जिनका जन्म पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में हुआ है, उनको प्रायः छोटी मोटी बीमारियां होते देखी जाती हैं। स्किन से संबंधित समस्या होती है, डिजीज़ होती है स्किन से, रक्त इन्फेक्शन होता है, वायरल इन्फेक्शन होता है, इस तरीके की चीज़ें होती हैं। उसके बाद विश्वव्यापक जो बीमारियां होती हैं उसमें भी व्यक्ति को संक्रमित होते देखा जाता है। इतना ही नहीं, कई बार ऐसे लोगों को मीठी चीज़ों का दान करना चाहिए, जैसे पुआ, पकवान, मिष्ठान, जलेबी, चीनी से बनी मिठाइयाँ, रबड़ी, खोआ, पेड़ा, लड्डू, खीर, मालपुआ, ये सारी चीज़ें, मतलब मीठी चीज़ें जितनी भी चीनी से बनती हैं वो सब दान करना चाहिए। चांदी का क्या बोलते हैं, चांदी धातु में दान कर सकते हैं। तिल, सफ़ेद तिल दान कर सकते हैं, काला तिल दान कर सकते हैं, चांदी के बर्तन में घी दान कर सकते हैं रख के, छोटा ही हो, कोई ज़रूरी नहीं है बहुत बड़ा, पर ये आप काम कर सकते हैं, ये हमेशा कर सकते हैं। तो ये कब कर सकते हैं? ये ग्रहण के बाद कर सकते हैं, या आप द्वादशी को कर सकते हैं, या आप रविवार को कर सकते हैं, या आप शनिवार को कर सकते हैं, या आप अपने जन्मदिन पे कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें, हरा पालक गाय को खिलाना चाहिए, ये सब चीज़ें आपकी कुंडली में उपाय के तौर पे। ओम अजैक पदे नमः, इस मंत्र का जब व्यक्ति को सदैव अपने मन में धारण करना चाहिए,
और भृंगराज की जड़ अगर बन पड़े तो कहीं से मिल जाए तो भृंगराज जो औषधि होती है, जो बालों के लिए बड़ी काम करती है, तो भृंगराज की जड़ को गले में धारण करना चाहिए। ओम अजैक पदे नमः इस मंत्र का जप करके कम से कम 108 बार। साथ ही साथ रविवार के दिन किसी ब्राह्मण को आवश्यक रूप से दान करना चाहिए। क्लियर है? विष्टीकरण शूद्र वर्ण और मनुष्य गण के होने के कारण व्यक्ति में शूद्रता भी है, मतलब वो कई बार एग्रेशन में है, कंपटीशन में है, प्रतियोगिता है उसके पास, वो प्रायः ईर्ष्यालु है, द्वेष भी है, जलने की भावना भी है, ईर्ष्या द्वेष छल कपट मोह मात्सर्य आलस्य प्रमाद कुंठा प्रवृत्ति, ये सारी चीज़ें जीवन में जो है वो उसके घर करके बैठी हैं। इसका अर्थ होगा कि हमें कई बार बहुत ही ज़्यादा उदार बनना है, शांत रहना है, दृष्टिकोण उदारवादी ताका रखना है, मन संतुलित रखना है, श्रेष्ठ लोगों से मैत्री करनी है, अच्छे जगहों पे व्यय करना है, सिर्फ धन 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 ही नहीं करना है। क्योंकि धन वस्तुतः अगर प्राप्त करना चाहते हैं, मैंने सामान्यतः कई बार ये कार्यक्रम में बात कही है कि जिस चीज़ की आप आवश्यकता अपने जीवन में महसूस करते हैं उस चीज़ का दान शुरू करिए। तो धन अगर चाहते हैं तो विज्ञातार्थ विभाग वित्त का विभाजन अगर सही तरीके से कर देंगे तो आपको धन की समस्या कभी नहीं होगी। चूंकि आपकी कुंडली में लग्न के स्वामी हैं, सप्तम भाव पे उनकी दृष्टि है, तो व्याभिचार न करें। जो भी व्यक्ति व्याभिचार में लिप्त रहा है उसको धन की सदैव सर्वदा से समस्या रही है। तो ऐसी अवस्था में हमें अपने दाम्पत्य के प्रति बिल्कुल ही कृतज्ञता का भाव रखना चाहिए, उसमें किसी भी प्रकार का कोई कंफ्यूजन ना हो। पत्नी बेहतरीन है और अगर मिलती हैं तो ठीक है, कुंडली मिला करके किया जाए, क्योंकि आपकी कुंडली मंगलिक भी होगी, क्योंकि केंद्र में न तो गुरु है न तो शनि है, इस वजह से मंगल दोष यहाँ लगेगा। और ये चंद्र कुंडली और लग्न कुंडली दोनों से ही ये कुंडली मंगलिक साबित होती है। आगे बढ़ के अब मैं आपको लग्न नवांश और दशमांशा चक्र में बैठे ग्रहों की स्थितियों को बता देता हूं। तो लग्न में केतु बैठे हैं 5 अंश के अनुराधा नक्षत्र में। लग्न का मान 7 अंश पे है, जहां व्यक्ति थोड़ी बचकानी हरकतें करता है, बचपना करता है। चंद्रमा के साथ चूंकि मंगल बैठे हैं, इस वजह से इसका कुछ अच्छा परिणाम जो व्यक्ति को धनवान, सुखी, दाम्पत्य में लाभ, भवन भूमि वाहन, श्रेष्ठ लोगों से मैत्री, मित्रों से फायदा, अच्छे लोगों से चौपाया सुख, भवन भूमि वाहन, ये सब चीज़ मिल जाता है। पर इसका नेगेटिव क्या है कि कई बार व्यक्ति आरंभ में छोटी शुरुआत करता है, कई बार वो अपनी वास्तविक एनर्जी को समझ नहीं पाता है, कई बार ख्याली पुलाव पकाता रहता है, कई बार भविष्य को समझने की शक्ति बड़ी कमज़ोर होती है, कई बार वो अंतर्मुखी होता जाता है। इसका नुकसान बड़ा होता है, जहाँ व्यक्ति को दाम्पत्य में परेशानी होती है, स्वास्थ्य में परेशानी होती है, व्यक्ति दृष्टिकोण में कई बार बहुत ही शॉर्ट टेम्पर्ड होता है और दूर तक का देखना उसके बस के बाहर होता है। जैसे कि अगर मैं सिर्फ अपने बारे में विचार करूंगा तो ना फिर मुझे धर्म के बारे में विचार करने की आवश्यकता पड़ेगी, या ना मैं कभी कर पाता हूं। जब मैं सिर्फ अपने बारे में सोचूंगा तो मुझे लगेगा ऐसा कि मैं सिर्फ धन कमा लूंगा तो मेरी सारी समस्या खत्म हो जाएगी। तो इस तरीके का जो नेचर आता है वो इसी चंद्रमा और मंगल के कारण आता है, जहाँ पे व्यक्ति का दिमाग जो है वो सिर्फ एक चीज़ के पीछे भाग रहा है। हो सकता है वो भवन हो सकता है वो महंगी गाड़ियाँ हो सकता है वो महंगी चीज़ें हो, महंगे गैजेट हों, इन सभी चीज़ों के पीछे भाग रहा है। मतलब एक तरफा है। और वो क्यों है? क्योंकि चंद्रमा और मंगल एक साथ चतुर्थ स्थान में मेंटल पीस, मेंटल स्टेबिलिटी का भाव जन्म कुंडली का चौथा भाव होता है। वहां से आप अच्छा स्वप्न देखते हैं, वहां से आप उदार मना होते हैं, वहां से आप बलिष्ठ होते हैं बुद्धि से, वहां से आप दार्शनिक होते हैं, वहां से आपका चिंतन बड़ा अच्छा होता है, वहां से आपके नेचर को बड़ा शांत और सोबर देखा जाता है। पर वहां पे अगर चंद्रमा डिप्रेस होंगे, जो कि नहीं है, पर फिर भी मैं यहाँ पे दोनों ही तरीके का परिणाम मिलता जुलता देखूंगा। तो व्यक्ति में जो एक महत्वाकांक्षा बहुत उच्चतम स्तर की देखने को मिल रही है वो उसी चंद्रमा मंगल के कारण है, और अगर वो संतुलित नहीं है तो उसी चंद्रमा मंगल के कारण। ये दोनों ही परिणाम यहाँ पे चंद्रमा और मंगल करते देखे जाएंगे। वैसे मैंने एक सिद्धांत में आप लोगों से चर्चा की थी कि चंद्रमा अगर चतुर्थ स्थान में बैठे हैं तो वो दिग्बली हैं, लेकिन मंगल अगर चतुर्थ स्थान में बैठे हैं तो वो बलहीन है, क्योंकि वस्तुतः मंगल दशम स्थान में बलवान होते हैं। तो अपने दशम स्थान में बलवान होते हैं और वो जन्म कुंडली के चतुर्थ स्थान में बैठ गए, यहाँ पे अब व्यक्ति की मानसिक व्यग्रता को देने वाले हो जाएंगे। और चूंकि चंद्रमा के साथ बैठे तो स्वभाव में क्रूरता, कठोरता, जल्दबाजीपन, जिद्द, हठ, ऐसा अब मन के मुताबिक होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो तुरंत ही जो है वो निराश हो गए। तो ये बचकाना जो प्रभाव है वो व्यक्ति के जीवन में चंद्रमा और मंगल के कारण होता है। चतुर्थ स्थान में 7 अंश 29 कला शतभिखा नक्षत्र के मंगल व्यक्ति को एग्रेशन देंगे, जबकि चंद्रमा 21 अंश पूर्वा भाद्रपद में थोड़ा मानसिक परेशानी देते हैं, जहां व्यक्ति थोड़ा इमोशनल कनेक्ट कर जाता है अपने लक्ष्य से। वो नहीं मिलने पे कई बार उसको लगता है कि मैंने कुछ भी प्राप्त नहीं किया, मतलब वो तुरंत ही हताश, तुरंत ही आशावादी, तुरंत ही निराशावादी और तुरंत ही आमोद प्रमोद से
प्रभावित होता है और ऐसे ही उसका जीवन चलता रहता है। धनवान तो ये कुंडली बनेगी क्योंकि लग्नेश चतुर्थ स्थान में बैठे हैं, पर सामान्यतः अगर कभी भी आप अपनी महत्वाकांक्षा से बच जाते हैं या रह जाते हैं या प्राप्त करने से चूक जाते हैं तो उसका एकमात्र कारण होगा जन्म कुंडली के चतुर्थ स्थान में मंगल, और जन्म कुंडली में चतुर्थ स्थान के अधिपति का अष्टम स्थान में बैठना, ये कुहू योग होता है। चतुर्थ स्थान के अधिपति और तृतीय स्थान के अधिपति होकर के शनिदेव इस कुंडली के लिए सबसे कमजोर खराब ग्रह के रूप में अपने आप को परिभाषित करते हैं। तो तृतीय भाव के स्वामी होकर के जब अष्टम भाव में बैठेंगे, और मैं समझता हूं कि अंश के बल के आधार पर 4 अंश और 8 अंश के हैं तो शनि अस्त हो जाएंगे, तो इसका अर्थ होगा कि चतुर्थ और तृतीय भाव के स्वामी, मन शांत नहीं रहेगा तो कंसंट्रेशन गड़बड़ होगा, और कंसंट्रेशन गड़बड़ होने से दशम स्थान प्रभावित होगा, साथ ही साथ चतुर्थ स्थान भी प्रभावित होगा। इस वजह से भगवान को याद करते हुए पूर्णतया मन को शांत रखते हुए अपने लक्ष्य को प्राप्त करने की कोशिश करिए, नहीं तो ये सिर्फ मेहनत करने वाली कुंडली बन के रह जाएगी, जहां आप सिर्फ मेहनत करते रहेंगे पर प्राप्त परिणामों में दिलचस्पी कमजोर हो जाती है। चतुर्थ स्थान के अधिपति शनि हैं, चतुर्थ स्थान में चंद्रमा और मंगल बैठे हैं, इस भाव से केंद्र में राहु बैठे हैं, और चतुर्थ जन्म कुंडली के अष्टम भाव में बैठे हैं। इस अवस्था में व्यक्ति को संबंध में पिता से कई बार मतभेद होते देखा जाता है। कई बार वो पिता की संपत्ति को लेकर के निराशावादी प्रवृत्ति रखता है, या कई बार वो उसके कारण से घर में कलह का वातावरण भी बन जाता है। लेकिन यहाँ पे उच्च के गुरु और जन्म कुंडली के दशम स्थान के अधिपति शनि को अस्त कर रहे हैं, यानी कि सप्तम भाव चतुर्थ स्थान के अधिपति और तृतीय भाव के स्वामी शनि को अस्त कर रहे हैं। इस वजह से हमें पराक्रम पे विश्वास करना है और मेहनत लगातार करनी है। सप्तम स्थान में राहु, बुध और शुक्र बैठे हैं। राहु कृतिका नक्षत्र में बैठे हैं 5 अंश के भाव के स्वामी के साथ बैठे हैं, शुक्र के साथ। इस वजह से वहां पे, हालांकि सप्तम भाव में शुक्र के साथ राहु का बैठना व्यक्ति को व्यापार में अच्छी नेचर देता है, या व्यापार को लेकर के उसका दृष्टिकोण बड़ा बेहतर होता है, वो व्यापार को आगे बढ़ाने वाला होता है, सही दिनचर्या का पालन करने वाला होगा और व्ययशील होता है। साथ ही साथ अपने ऊपर कई सारे लोगों की जिम्मेदारी लेकर के चलने वाला भी होता है। बुध वहीं बैठे हैं और कम से कम उस बुध पे मंगल का प्रभाव रहेगा। इस वजह से समस्याओं को समझने की शक्ति रहेगी। दिमाग में अपनी समस्या का हल वो पहले निकालना चाहता है, दूसरों की समस्या का हल उसके दिमाग में बाद में आती है। इतना ही नहीं, शुक्र के ऊपर मंगल का प्रभाव कई बार व्यक्ति को गैर जिम्मेदार नहीं बनने देगा और व्यक्ति को भौतिक स्तर पे सांसारिक चीज़ों से जोड़ करके रखने वाला होगा। मतलब कहने का अर्थ है कि यहाँ व्यक्ति अपनी समस्या को समझता भी है, कंसंट्रेट भी करता है, और जो एक सांसारिक वस्तुएं होती हैं, जो भौतिक स्तर पे, जिसको कि आप कह सकते हैं कि भौतिकता में लिप्त रहना, उसमें अपने आप को बना करके रखना, उसमें बुध, शुक्र और मंगल के कारण ऐसा होता है। चंद्रमा और बुध जब आमने सामने या एक दूसरे से केंद्र में हो जाते हैं तो व्यक्ति को निर्णय लेने में दिक्कत होती है, खास करके चंद्रमा और बुध की अंतर्दशा या इन दोनों की दशाओं में। सूर्य और शनि का एक साथ अष्टम भाव में बैठना व्यक्ति को पेट का रोग देता है। इतना ही नहीं, कई बार व्यक्ति अपने आत्मविश्वास से कमजोर, धन कमाने में डर लगे या धन को लेकर के डर रहे, व्यय गलत जगह पे ना हो जाए, गलत जगह से मैत्री ना हो जाए, मेरा धन नुकसान ना हो जाए, धन को लेकर के चिपकने वाली प्रवृत्ति हो जाती है। और उसका एक और कारण होता है कि जब शनि अष्टम भाव में बैठ करके अपनी 10वीं दृष्टि से दशम स्थान को देखेंगे तो यहाँ पंचम स्थान को देखेंगे तो यहाँ पे केतु का भी प्रभाव है। तो शनि और केतु के साथ गुरु की दृष्टि जा रही है। इसका अर्थ होगा कि व्यक्ति अपनी एजुकेशन, अपने कारोबार, अपनी संतान, अपने माता पिता और अपने बुद्धि और विवेक का सतत सही इस्तेमाल जीवन भर करेगा। और इतना ही नहीं, वो कभी भी मानसिक रूप से अपने आप को दिवालिया महसूस नहीं करेगा। साथ ही साथ वो अपने जीवन के कर्तव्यों का समुचित तरीके से निर्वहन करने वाला भी होता है। इसमें कभी भी वो अपनी लड़ाई बीच से छोड़ कर जाने वाला नहीं होता है। शनि की दशा में उसको एकाकीपन में जाते देखा जाएगा, शनि की दशा में प्रैक्टिकल होते देखा जाएगा, शनि की दशा में उसके कारोबार में उसका विवेक और गंभीरता से और अनुभव के साथ लगेगा। उसी गुरु की दशा में व्यक्ति को धन, मान, पद, संतान, दाम्पत्य, परिवार, उच्च शिक्षा, उच्च पुरस्कार, राजनीति, पिता का लाभ, पिता के कारोबार को आगे बढ़ाने का ध्येय, ये सब धर्म में लगना, दान देना, प्रवृत्ति अच्छी बना लेना और त्यागने की प्रवृत्ति, संतान, गौ सेवा, तीर्थ सेवा,
तीर्थ दर्शन, ये सारी चीजें गुरु और शनि के कारण पंचम भाव पे, और चूंकि गुरु कर्क राशि में जल तत्व की राशि में बैठे हैं, ऐसी अवस्था में व्यक्ति को बहुमंजिला इमारतों में रहने वाला बनाया जाता है या देखा जाता है। साथ ही साथ वो अपने स्वयं के पराक्रम से एक से ज़्यादा बहुत प्रकार की संपत्ति इकट्ठा करके छोड़ के जाता है, जिस पे उसके संतति बहुत सारे दिनों तक सुख की प्राप्ति करते हैं। वैसे एक और भी जो अच्छी बात होगी कि व्यक्ति समाज को भी देना चाहता है, गाय की सेवा करना चाहता है, ब्राह्मणों को देना चाहता है, धर्म में लगाना चाहता है। क्यों? क्योंकि गुरु उच्च के हैं। यहाँ व्यक्ति को सबसे ज़्यादा सुख उसके पिता से प्राप्त होते हुए देखा जाएगा। एक बात और कह दूं तो अष्टम स्थान के शनिदेव व्यक्ति को सुखी, आयु से संपन्न, गलत मैत्री में नहीं जाने वाला और न्याय करने वाला भी बनाएंगे। जबकि शनि आर्द्रा नक्षत्र में बैठे हैं, सूर्य एनर्जेटिक प्लैनेट होके बैठ रहे हैं। अब एक बात जो यहाँ पे थोड़ी समझने वाली होगी कि सूर्य अष्टम भाव में और गुरु नवम भाव में, ये दोनों एक दूसरे से द्विद्वादश के संबंध में हैं। ऐसी अवस्था में व्यक्ति को कई बार बड़बोलेपन का शिकार, अपने आप को बहुत ज़्यादा समझदार या अपने आप को बहुत ज़्यादा धनवान बनाना या दिखाना, शो ऑफ करना, इस तरीके की प्रवृत्ति भी आने लगती है। चूंकि सूर्य और शनि जब एक साथ बैठते हैं तो शनि का बल स्वतः बढ़ जाता है, क्योंकि पिता और पुत्र में से पिता का बल, पुत्र जब पिता के साथ बढ़ेगा तो पिता का बल कमज़ोर और पुत्र का बल बढ़ जाता है, क्योंकि पुत्र को एनर्जी मिल जाती है। यहाँ पे शनि अस्त होने के बावजूद भी पूर्णतया परिणाम देंगे, और बुध यहाँ पे जन्म कुंडली में अस्त नहीं है, क्योंकि 18 अंश पे हैं, तो बुध यहाँ अस्त नहीं है। तो अस्त ग्रहों में से एकमात्र ग्रह आपकी कुंडली में शनि ही अस्त हुए हैं, जो कि एक बड़ी अच्छी सिद्धांत की बात बता दूं कि अगर कुंडली का बहुत ही सामान्य ग्रह जो इस कुंडली का योग कारक नहीं है, अगर वो अस्त है तो अच्छी बात है। और एक सिद्धांत और भी कि शनि अगर अस्त हैं, कमज़ोर हैं, अच्छे भाव के स्वामी नहीं होकर के अष्टम भाव में बैठे हैं, तो अष्टम भाव के शनि नुकसान नहीं देते हैं। हाँ, सूर्य कमज़ोर होते हैं, जहाँ व्यक्ति को कई बार पिता से मतभेद में देखा जाता है या वैचारिक मतभेद होता है, या कई बार वहाँ पे अनुशासनहीनता की कमजोरी देखी जाती है। तो ऐसा ना हो, इस वजह से ध्यान देना, क्योंकि आपका भाग्य आपके पिता के आशीर्वाद में ही छुपा हुआ है। गाय की सेवा, गाय को दान, तिल का दान, फलों का दान, ये सब उनको खिलाइए, ये सब चीज़ें करनी चाहिए। नवांश चक्र में कन्या का नवांश बना है जो यहाँ के लाभ के अधिपति हैं, और कन्या का ही दशमांशा भी बना है जो यहाँ के लाभेश है। इसका अर्थ होगा, मैंने इस पे एक कार्यक्रम बनाया था और कुंडली विश्लेषण में ये बात बताई भी थी कि दशमांशा चक्र में अगर धन भाव के स्वामी या लाभ भाव के स्वामी अगर लग्नेश बनते हों, तो ये इस बात की पुष्टि कर देती है कि व्यक्ति अपने जीवन में खूब धन कमाने वाला होगा। तो कैसे कमाएगा? तो गुरु यहाँ व्यापार भाव में, द्वितीय भाव में, तुला राशि जो व्यापार की राशि होती है, गुरु यहीं बैठे हैं। सुख भाव के स्वामी व्यापार की राशि तुला में बैठे हैं, तो गुरु कहाँ बैठे? व्यापार में। तो व्यक्ति व्यापार से ही धन कमाएगा। उसके जीवन में समस्या को लेकर के समझने की शक्ति राहु बढ़ाएंगे, जबकि मंगल उसके कंसंट्रेशन को व्यापार को लेकर के बढ़ाएंगे। भाग्य भाव का स्वामी जन्म कुंडली में पंचम भाव को देख रहे हैं, शुक्र व्यापार में भाग्य का सुख मिलेगा। सूर्य और बुध और शुक्र के एकादशवें भाव में बैठने के कारण व्यक्ति अगर पूरा लक्ष्य ऊंचा बना के रखता है तो उसके लिए उसको जी तोड़ मेहनत करनी होगी, नहीं तो कई बार ये सूर्य, बुध और शुक्र उसके लाभ में कमजोरी देने वाले हो जाते हैं। वैसे एक सिद्धांत है कि लाभ का स्वामी अगर धन में बैठे या लाभ का स्वामी अगर दशमांशा चक्र के लग्न में बैठा हो तो ये बहुत ही अच्छी बात होती है, क्योंकि लग्न का अधिपति लाभ में और लाभ का अधिपति लग्न में, ये परिवर्तन जो बना है और जो यहाँ के लाभेश यहाँ के लग्नेश बन रहे हैं, ये बहुत ही संतुलित और श्रेष्ठ परिणामों को देने वाला होता है। इसका अर्थ होगा कि चंद्रमा की दशा, बुध की दशा, सूर्य, बुध और गुरु की दशा में व्यक्ति अपने जीवन का श्रेष्ठ लाभ अर्जित करेगा। और जैसे शनि की दशा अभी चल रही है तो अभी व्यक्ति में एकाकीपन, लक्ष्य को प्राप्त करने की बड़ी तीव्रता, जल्दबाजी और कई बार निराशावादी प्रवृत्ति, बहुत ज़्यादा हठी, दुराग्रही या जिद्दीपन की स्थिति को भी देखने को मिल रहा है। अब मैं यहाँ से आगे आप लोगों को मैंने ये बात बताई कि जो दशमांशा चक्र बना है वहाँ पे ग्रहों का जो बैठना है वो बड़ा ही उत्तम और सर्वश्रेष्ठ बैठा है। साथ ही साथ दशमांशा से पहले नवांशा चक्र में शनि और मंगल प्रेम विवाह के योग, गुरु नीच के विवाह में कमजोरी, शुक्र और बुध धूल मूल रवैया, और 12वें भाव में केतु, मंगल शनि राहु का प्रभाव है यहाँ पे। इस वजह से हमें बहुत ही संतुलित होकर के सावधानी से विवाह में उतरना होगा, नहीं तो विवाह में कमजोरीपन के कई सारे योग लग रहे हैं।
दूसरा कि शनि और गुरु का जो ये परिवर्तन आप देख रहे हैं, इसे बहुत ही सामान्य परिवर्तन मैं कहूँगा। मंगल यहाँ अगर नहीं बैठे होते, जो अष्टम भाव के अधिपति हैं, तृतीय भाव के अधिपति हैं, यहाँ बैठे हैं, केतु से दृष्ट हैं, और दशम स्थान में शुक्र और बुध बहुत अच्छे परिणाम यहाँ पे देने की कोशिश पूरी करेंगे, पर गुरु के पंचम भाव में नीच होने से नीच भंग राजयोग, मतलब घूम फिर करके विवाह में सुख मिल रहा है। डायरेक्टली जन्म कुंडली के पंचम भाव के स्वामी का नीच होना और जन्म कुंडली के सप्तम स्थान के स्वामी का नीच होना, नीच भंग राजयोग, और इस कुंडली में चंद्रमा का अष्टम भाव में जाना, सप्तम भाव के ठीक पीछे राहु का बैठना, शनि से दृष्ट होना, ये सब जो कमजोरी दिखाई दे रही है वो विवाह को संतुलन में बिताने के लिए अच्छे तरीके से कुंडली मिलाने की बात बता रही है। साथ ही साथ वृष राशि वृष लग्न, कुंभ राशि कुंभ लग्न, मीन राशि मीन लग्न की जातिकाओं से विवाह किया जा सकता है। विवाह की दिशा उत्तर रहे तो ज़्यादा बढ़िया है। घर पश्चिम दिशा के मकान में रहना ज़्यादा श्रेष्ठ होगा। धन कमाने के लिए आपकी कुंडली अगर जाए तो पश्चिमी देशों में या पश्चिम के क्षेत्र में जा सकती है। आप अपने जन्म स्थान से दूर जाएंगे तो भी ज़्यादा अच्छा रहेगा सफल होना। नवम स्थान के अधिपति का चतुर्थ स्थान में बैठना मंगल के साथ व्यक्ति को भाग्यशाली, माता पिता की सेवा करने वाला और अपने धन पे लोगों को तीर्थ कराने का योग लगा के बैठा है। योग लगा है, अगर इसे नहीं करेंगे तो दिक्कत भी होगी। इस वजह से आप जाएं ना जाएं, अपने पैसे पे लोगों को तीर्थ जरूर कराएं। गुरु जब जल तत्व की राशि में बैठ जाते हैं तो व्यक्ति तीर्थ क्षेत्र में निवास करने वाला भी होता है। साथ ही साथ अपने धन को सही जगह पे निवेश करके उससे सही मायने में समुचित और संतुलित धन कमाने का योग भी लग जाता है। मंगल की दृष्टि दशम स्थान पे लग्नेश होकर के और गुरु की दृष्टि लग्न पे, मंगल और गुरु जन्म कुंडली में जब दशम स्थान से संबंध बना लेते हो या लग्न का संबंध जब गुरु से ऐसे ग्रह से बन जाता हो तो व्यक्ति धन, मान, पद, प्रतिष्ठा, संतान, भवन, भूमि, वाहन और चरित्र के सुखों से युक्त होता है। इतना ही नहीं, रेंटल प्रॉपर्टी से धन कमा के वो अथाह धन कमा लेता है। तो ऐसे कई जगहों पे आप धन अपना लगा सकते हैं, इन्वेस्ट कर सकते हैं। जो बाजार हो, जो नया बाजार बन रहा हो और विस्तार अपना अगर करना चाहते हैं तो जमीन में, आभूषण में और धातुओं में बिल्कुल कर सकते हैं। वैसे खाने पीने का काम, होटल का काम भी इस कुंडली के लिए बहुत उत्तम परिणाम देने वाला बनेगा। शुक्र सप्तम स्थान में बैठे हैं तो डेली नीड्स, जो बेसिक नेसेसिटीज वाली चीजें होती हैं जैसे किराना, जनरल स्टोर, इस तरीके के काम से भी व्यक्ति अच्छा खासा धन बना सकता है। और एक छोटे स्तर पे कहें या बड़े स्तर पे कहें तो एक मॉल का मालिक भी अपने आप को बना सकता है। लाजवर्त अभी तत्काल धारण करना चाहिए। इसके अतिरिक्त आपकी कुंडली में सूर्य और शनि की दशा में हमें पेट का ध्यान रखना चाहिए। चिंतन गड़बड़ ना हो, हम कठोर और निर्दयी ना हो जाएं, इसका ध्यान रखना होगा। जबकि मंगल की दशा में हमें अपने मन को शांत रखना होगा। अपने कुल देवता और अपने वास्तु देवता की पूजा प्रत्येक दिन करनी चाहिए। दीपदान शनिवार के दिन आवश्यक रूप से करें। जिस कमरे में और जिस घर में आप रह रहे हैं उस कमरे की सफाई, रंग रोगन और उसके झाड़ू पोछे की जिम्मेदारी आप खुद से उठाइए। इतना ही नहीं, माता और पिता की सेवा के योग इस कुंडली में तीर्थ से भी ज्यादा लगे हैं। मैंने एक बात बताई थी कि नवम स्थान के अधिपति जब चतुर्थ स्थान में बैठ जाते हैं तो व्यक्ति अपने माता और पिता की सेवा तीर्थ से भी ज्यादा श्रवण कुमार की भांति करता है। इतना ही नहीं, लग्न भाग्य और तृतीय भाव पे जब गुरु की दृष्टि पड़ेगी तो व्यक्ति ऑप्टिमिस्टिक विचारधारा के साथ, अच्छी प्रवृत्ति के साथ मेहनत करता है। और अगर वो ऐसी विचारधारा के साथ मेहनत करेगा तो निश्चित रूप से उसको गुरु की दशा के बाद शनि की दशा में, शनि की दशा के बाद बुध की दशा में लाभ के योग बनेंगे। एक बात और कहता हूं, इस कुंडली के लिए शनि की दशा के बाद 2036 से बुध की दशा आएगी, जो एकादशवें के साथ साथ अष्टम भाव के स्वामी होकर के सप्तम भाव में बैठ करके लग्न को देख रहे हैं, मंगल से दृष्ट है। राहु केतु का प्रभाव एकादशवें और अष्टम भाव के स्वामी पे जब होगा, मंगल का जब प्रभाव होगा तो व्यक्ति शनि की दशा में जितनी मेहनत करता है उसको अचानक से फल प्राप्ति बुध की दशा में धन के मामले में होती है। साथ ही साथ उसकी जो रिकॉग्निशन है वो बुध की दशा में मिलती है। इसका एक नुकसान ये भी होता है कि बुध की दशा में व्यक्ति को प्रायः वो काम भी करना पड़ता है जो उसने कभी सोचा भी ना हो। इसके साथ साथ उस बुध की दशा में चूंकि एकादशवें और अष्टम भाव के स्वामी होकर के इस कुंडली के लिए पापी ग्रह के रूप में अपने आप को बुद्धदेव परिभाषित करते हैं,
मंगल और राहु का प्रभाव उन पे आ रहा है। इस कुंडली के मारकेश ग्रह के साथ बैठ करके अपने आप को कहीं ना कहीं नुकसान में भी लेके जा रहे हैं। इस वजह से बुध की दशा से पहले तक हमें ये सारी चीजें कर लेनी है जो भी हम सोच रहे हैं, नहीं तो बुध की दशा में कई बार व्यापार में नुकसान, कई बार कमजोर, कुछ मिले जुले परिणामों के साथ नुकसान के योग ज्यादा, लाभ के योग थोड़े कम। अगर वो मिल भी जाता है तो एक चमत्कार से कम नहीं होगा। हालांकि बुध की दशा में व्यक्ति अपनी समस्या का हल ढूंढ लेगा क्योंकि मंगल की दृष्टि उस पे है, चंद्रमा से वो केंद्र में जा रहे हैं, परंतु फिर भी हमें वो दशा से पहले अपने आप को बहुत ही समुचित तरीके से, हर एक तरीके से अपनी बाउंड्री बना लेनी चाहिए, हर एक तरीके से अपने आप को सुखी बना लेना चाहिए। क्योंकि बुध की दशा जब मारकेश ग्रह मंगल शनि राहु आदि के संपर्क में आएगी तो कहीं ना कहीं बड़े भाई, बड़े पिता या पिता, दाम्पत्य, पत्नी, व्यापार, इन सभी चीजों में डेली रूटीन, वात पित्त कफ आदि लंबी बीमारी के खतरे में लेके जा सकते हैं। क्योंकि अष्टमेश की दशा है, राहु के संपर्क में है, मारकेश शुक्र के साथ बैठे हैं, मंगल से दृष्ट हैं, इस वजह से पाप ग्रहों का प्रभाव ज्यादा है, तो बुध के प्रभावों में कमजोरी आ सकती है। नवमांश चक्र में भी लग्न के अधिपति होते हैं, दशम में बैठे हैं और शनि मंगल के संपर्क में, राहु के संपर्क में, एकमात्र शुक्र के साथ बैठे हैं जो इस कुंडली के लिए धन से संबंधित चिंताओं को देने वाला भी हो सकता है। इसका अर्थ होगा कि हमें बुध की दशा को बहुत सावधानी से, सहजता से बिताने की आवश्यकता होगी। उस समय हमें हमारे दिमाग को उसी जगह पे व्यय करना होगा जहां पे सबसे ज्यादा आवश्यकता है, नहीं तो उस समय हम कई बार बहुत ज्यादा लालच, बहुत ज्यादा जल्दबाजीपन या बहुत ज्यादा धन कमाने के चक्कर में अपने व्यापार का नुकसान कर देते हैं या कई बार व्यापार में बदलाव कर देते हैं। तो ऐसा ना हो, इस वजह से इसकी शुरुआत उस समय हो सकती है। साथ ही साथ इस कुंडली में मृत्यु बड़ी अच्छी होगी, मैं ये तो बात कह सकता हूं, पर अष्टम भाव में सूर्य और शनि होते हैं तो कई बार व्यक्ति को नारकीय बना देते हैं या कई बार व्यक्ति वापस मृत्यु लोक में फिर से घूम के आता है। जीवन का सर्वोत्कृष्ट लक्ष्य होता है मोक्ष की गति प्राप्त करना, अज्ञानता को दूर करके भगवान की भक्ति के माध्यम से ज्ञान का प्राप्त करना और जीवन के श्रेष्ठ लक्ष्य का निर्धारण करना और उसको पहचान करके उसके निमित्त कार्य करना। इसका अर्थ होगा कि जब जन्म कुंडली के अष्टम भाव में शनि और सूर्य जैसे ग्रहों की दृष्टि पड़ जाएगी या जब संबंध बन जाएगा या जब वहां बैठ जाते हैं तो हमें हमारा काम निरंतरता से इतना बढ़िया करना होगा जिससे हम भगवान की भक्ति प्राप्त कर सके, भगवान में हमारी प्रीति बढ़ सके और दान पुण्य, पूजा पाठ, गाय सेवा, माता पिता की सेवा, गुरुजनों की सेवा, गुरु मंत्र का जप आदि करते रहना होगा। नहीं तो ये सूर्य और शनि कई बार कठिन मृत्यु देते हैं, कष्टदायक मृत्यु देते हैं, घर से दूर ले जाकर के मृत्यु देते हैं। व्यक्ति धन कमाने के लिए दूर तो चला जाता है लेकिन वापस लौट नहीं आता है। इस वजह से एक वक्त पे आने के बाद आपको वापस घर भी आना होगा। क्लियर है? नक्षत्र के आधार पे पूर्वा भाद्रपद में दान करिए, अनुराधा में कोई काम करिए, रोहिणी में कोई काम करिए, मृगशीरा में कोई काम करिए, उसके साथ साथ उत्तरा भाद्रपद में काम करिए, पुनर्वसु, पुष्य, श्रवण, भरिणी, ये सब नक्षत्र में कोई भी काम करने के लिए बहुत अच्छा रहेगा। शुभ अंक इस कुंडली के लिए 9 रहेगा। उसके बाद शुभ अंक 6 भी रह सकता है। रंग इस कुंडली के लिए गेरुआ, लाल और पीला, ये रंग अच्छे रहेंगे। साथ ही साथ सफेद रंग भी बहुत अच्छा रहेगा। सफेद वस्त्र का दान करना, ग्रंथों का दान करना, ये सब भी ठीक रहेगा। और भी आगे बढ़ के बात बताऊं तो दिन के हिसाब से मंगलवार और रविवार का दिन बहुत अच्छा रहेगा। सूर्य को अर्घ देना चाहिए, आदित्याय नमः का जप करना चाहिए, ओम अजैक पदे नमः का जप करना चाहिए, गुरु मंत्र का जप करना चाहिए। बाकी अन्य किसी मंत्र का जप करें ना करें, पर ये तीनों आवश्यक रूप से हो। इसके अतिरिक्त लाजवर्त मैंने पूर्व में ही कहा है, वो धारण करना बहुत आवश्यक रहेगा। मंगल की दशा में हमें अपने मन को शांत रखना होगा। चंद्रमा की दशा में सांसारिक सुखों की प्राप्ति होगी। शनि अष्टम स्थान के में बैठे हैं, इस वजह से आयु के साथ कई बार रोग देने लगते हैं। इस वजह से कोई लंबी बीमारी ना हो। पेट में गैस्ट्रिक पेशेंट व्यक्ति होता है, नाभि का क्षेत्र परेशान करता है, स्टोन वगैरह होता है, इस तरीके की चीजें ना हो, इसका ध्यान रखना। पित्त गड़बड़ ना हो और वात गड़बड़ ना हो। कफ ठीक है इस कुंडली का, पर पित्त और वात में गड़बड़ी के कारण कई बार शरीर व्याधि युक्त होता है। लग्न में केतु व्यक्ति को चिंतन करने वाला, चिंतित रहने वाला, कंफ्यूज रहने वाला, नजर लग जाएगी, मुझे कोई देख लेगा तो मेरी प्रगति बाधित हो जाएगी, लोग मुझे देख लेते हैं मुझे नजर लग जाती है, इस तरीके की भ्रांतियां दिमाग में चलती रहती हैं, जबकि ऐसा है नहीं। साथ ही साथ व्यक्ति को मानसिक पीड़ाएं बहुत ज्यादा होती हैं, उसको शारीरिक कष्ट से ज्यादा मानसिक उद्वेगीपन के शिकार से होते देखा जाता है। क्लियर है? कोई भी शुभ कार्य करना हो, गुरु और चंद्रमा की दशा का इस्तेमाल करिए। अपने ऊपर कोई काम करना हो, मंगल की दशा का इस्तेमाल करिए। स्थान परिवर्तन करना हो तो केतु और बुध की दशा का इस्तेमाल करिए। अपने पिता के साथ अपने संपर्क को बहुत ज्यादा बेहतर बनाइए। साथ ही साथ पिता अगर कोई
नशा करते हो तो उनको उनसे बचाने की कोशिश करिए। क्लियर है? अष्टक वर्ग आदि के आधार पे हमें अपने व्यक्तित्व पे और भी ज़्यादा बेहतर काम करना है। हम कई बार बहुत लालची और बहुत ज़्यादा सिकुड़ करके, अपने आप को सिकुड़ करके रख रहे हैं, सिर्फ अपनी आवश्यकता को देख रहे हैं, सिर्फ अपने बारे में ही सोच रहे हैं। समाज के बारे में हमारे क्या विचार होने चाहिए, समाज को लेकर के हमारी दायित्वों का निर्वहन हम नहीं कर रहे हैं। हमें इस पे काम करना होगा। धन बिल्कुल ठीक है, पैतृक संपत्ति को किस तरीके से उसको कैसा उसका व्यवहार किया जाए, उसको किस तरीके से और ज़्यादा बेहतर किया जाए, उसको लेकर के आपके विचार कैसे हैं, इसकी जांच करिए। पराक्रम और बढ़ाने की आवश्यकता है, क्योंकि जितनी आवश्यकता है उतना है नहीं, और इस वजह से भी बढ़ाने की आवश्यकता है क्योंकि सिद्धांत है कि तृतीय भाव के अधिपति जब अष्टम भाव में बैठ जाते हैं और अस्त हो जाते हैं तो व्यक्ति को सही दिशा में, सही दृष्टिकोण के साथ मेहनत करनी चाहिए, करने की आवश्यकता भी है। इसके आधार पे धन, मान, पद, प्रतिष्ठा बहुत अच्छा। राजनीति का योग इस कुंडली में भी लगा हुआ है, राजनीतिज्ञ से जोड़ करके काम करने का योग लगा है। एजुकेशन बहुत अच्छी है, उच्च शिक्षा बहुत अच्छा है, व्यापार बहुत अच्छा है, दर्शन बहुत अच्छा है। ये सब चीज़ें ठीक हैं, पर उसको हम कितना बेहतर कर रहे हैं अपने उम्र के हिसाब से, इसका ध्यान रखना होगा। साथ ही साथ व्यापार इस कुंडली का सबसे बेहतर है, नौकरी इस कुंडली में कमज़ोर है। हमें हमारा कंसंट्रेशन ठीक रखना है, मतभेद नहीं करना है, गुरुजनों का आदर करना है, बड़ों का सम्मान करना है। इसके साथ भाग्य ठीक है, इसमें कोई संशय नहीं है कि आप बहुत अच्छा प्राप्त भी कर जाएंगे। क्लियर है? सदैव आप हमेशा ही रत्न गुरु का पहन सकते हैं। गुरु का रत्न पुखराज सोने में 4 रत्ती का पहन सकते हैं, तर्जनी उंगली में। अभी के हिसाब से लाजवर्त भी पहना जा सकता है। अगर गुरु के रत्न के साथ पहनना होगा तो लाजवर्त दाहिने हाथ की नहीं बल्कि बाएं हाथ की मध्यमा उंगली में चांदी में पहनना होगा, या गले में भी पहन सकते हैं। क्लियर है? आदित्य हृदय का पाठ इस कुंडली को बड़ा लाभ करेगा। साथ ही साथ ओम आदित्याय नमः का जप, ओम अजैक पदे नमः और आदित्य हृदय के साथ गुरु मंत्र का जप, गुरु दीक्षा आवश्यक रूप से ले लेनी चाहिए। अगर कार्य में प्रगति नहीं मिल रही है तो अपने आप को तुरंत संस्कारों से युक्त करिए, यज्ञोपवीत आदि धारण करिए। क्लियर है? तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।